हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि क्या नून लीग पर से खतरा टल गया है। आपको लगता है कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी? अल्लाह करे, इंशाल्लाह करेगी, मगर मेरी छाती से बोझ उतर गया। खतरा टलने की जो कोशिशें हैं वो हम सब ने मिलकर शुरू कर दी हैं और इंशाल्लाह खतरा टल जाएगा। हमारे एजेंडे का अगर आप ले लें तो हालात जो है अल्लाह के फजल से बहुत मुनासिब हैं। बाकी अपोजिशन पार्टियाँ जो हैं वो मुखालफत करती हैं, उनका हक है। वो अगर अलायंस बना रही हैं या मुखालफत कर रही हैं या कोई आपस में मिलजुल रही हैं, ये उनका हक है। स्पीकर कौमी असेंबली ने कल आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट की मेजबान मुनीसे जहांगीर साहिबा को जो इंटरव्यू दिया था और उसमें जो बातें उन्होंने की थी उसने पूरे पाकिस्तान की सियासत में तहलका और भौंचाल मचा रख दिया। अय्याज सादिक साहब का, स्पीकर कौमी असेंबली का, कल कहना था कि उन्हें एक ग्रेटर प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि सिस्टम के खिलाफ जा सकता है और एक अननेचुरल तरीके से सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना यह भी था कि जिस किस्म की बातें की जा रही हैं और जिस किस्म के इस वक्त वाकयात रूनुमा हो रहे हैं वो उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। यहां तक कि 2002 जबकि डिक्टेटर का दौर था और 2008 उस वक्त भी उन्होंने इतनी सियासी मुश्किलात का सामना नहीं किया था। इसके अलावा जियो न्यूज के प्रोग्राम और वहां के मेजबान शाहजेब खानजादा साहब से भी बात करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली साहब ने बहुत तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करते हुए नजर नहीं आती और स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से यह बात सामने आना इसने पूरे मुल्क में एक तूफान खड़ा करके रख दिया था। लेकिन उनके इंटरव्यू के चंद ही घंटे बाद वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ साहब जो कि लंदन में हैं, उन्होंने इसकी एक तरह से तरदीद की और उन्होंने कहा कि सियासत में मुश्किलात तो आते रहती हैं, खतरात होते हैं, साजिशें भी होती हैं, लेकिन असेंबलियां और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए आज दिन के इख्तिताम पे ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर कहा कि कोई खतरा नहीं है असेंबलियों को, हुकूमत को, और असेंबली भी और हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अय्याज सादिक साहब ने जो कल बयान दिया था आज उससे एक हल्का सा यू टर्न ले लिया और आज कौमी असेंबली के इजलास के बाद सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी खतरा टल गया है और खतरे को टालने के लिए सभी ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। ये वही स्पीकर कौमी असेंबली अय्याज सादिक साहब थे जो कल सियासत से बिल्कुल मायूस हो गए थे और उनको लग रहा था कि सियासी कुव्वतें भी और गैर सियासी कुव्वतें भी सब मिलकर खींचातानी कर रही हैं और सिस्टम को धड़ाम से गिराने के दर पे हैं। आज वही स्पीकर कौमी असेंबली साहब फरमा रहे थे कि जी खतरा टल गया है और खतरे को टालने के लिए सबने कोशिशें शुरू कर दी हैं और सबसे उनकी मुराद सियासी भी थे और खैर। उधर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो कि लंदन में थे उन्होंने आज एक बड़ी अहम मुलाकात भी की है शहबाज शरीफ साहब के साथ, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना था कि स्पीकर कौमी असेंबली ने जो कुछ भी कहा है असेंबलियों की मुद्दत के हवाले से, किसी ग्रेटर प्लान की बात की है या किसी खतरे की बात की है तो वो उनकी जाती राय है। खाकान अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने भी यही कहा, स्पीकर कौमी असेंबली के बयान की नफी की और कहा कि असेंबलियां और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। खुर्शीद शाह साहब जो कि कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने आज सवेरे कौमी असेंबली के इजलास से पहले तबसरा करते हुए कहा कि अय्याज सादिक साहब को बहुत सी बातें मालूम हैं और अंदर की खबर उन्होंने बता दी है, लेकिन उसके बाद खुर्शीद शाह साहब का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। तो ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। देखना यह है कि क्या नून लीग के ऊपर से खतरा वाकई टल गया है
क्या हुकूमत पर से खतरा टल गया है? क्या असेंबलियां और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेंगी? ऑपोजिशन को लगता है कि खतरा नून लीग को अपने अंदर से है, क्योंकि जो पॉलिसीज नून लीग की बतौर एक सियासी जमात हैं और हुकूमत की बतौर एक हुकूमत के हैं, वो उसके लिए इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई नुकसानदेह है। तो खतरा ऑपोजिशन कहती है कि नून लीग को और हुकूमत को अपने अंदर से ही है। उधर आज बहुत अफसोसनाक सूरत हाल हुई कि फाटा इस्लाहात का बिल आज भी कौमी असेंबली के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया, बावजूद इसके कि कल आर्मी चीफ ने दो टोक पैगाम दे दिया था कि फौज इस बात की हिमायत करती है कि फाटा को मेन स्ट्रीम किया जाए और फाटा को कौमी धारे में शामिल किया जाए। फाटा का मुस्तकबिल क्या है, अभी तक गैर यकीनी सूरत हाल है। 2018 के आम इंतखाबात बिल्कुल सर पे हैं, वहां से भी सीटों का तयन होना है, सब कुछ करना अभी बाकी है। अपोजिशन ने कौमी असेंबली से इसी हवाले से कि हुकूमत ने आज भी ये बिल एजेंडे में शामिल नहीं किया, अपोजिशन ने 5वें दिन भी मुसलसल 5वें सेशन में कौमी असेंबली के बायकॉट किया और कहा कि जी उस वक्त तक हम असेंबली का कोरम पूरा नहीं होने देंगे जब तक फाटा इस्लाहात का बिल एजेंडे में कौमी असेंबली के शामिल नहीं किया जाता। इमरान खान साहब, मुस्तफा कमाल साहब, उनकी आज एक टेलीफोन पे अचानक गुफ्तगू हुई है, आधी गुफ्तगू हुई है ऐसे वक्त में कि जब इमरान खान साहब कराची में मौजूद हैं। क्या कोई नया सियासी खेल रचाया जा रहा है और इस सियासी खेल के पीछे कौन है इस दफा? ये या तो मुस्तफा कमाल साहब बता सकते हैं या इमरान खान साहब बता सकते हैं या आने वाले दिन बताएंगे। उधर आज की एक और बड़ी खबर, इसाक डार साहब, उनके हवाले से नैब ने फैसला कर लिया है जी कि उनके लिए इंटरपोल को खत लिखा जाएगा, रेड नोटिस के जरिए इसाक डार साहब को वापस बुलाया जाएगा, वापस पाकिस्तान लाया जाएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और नैब के चेयरमैन ने आज एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में इसका फैसला किया। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर जनाब सैयद खुर्शीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। स्पीकर कौमी असेंबली का कल का बयान भी आपने सुन लिया। कल तक उनको लग रहा था कि कोई ग्रेटर प्लान है, कोई सिस्टम को अननेचुरल तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, असेंबलियां मुद्दत नहीं पूरी करेंगी। वो मायूस भी हो गए थे सियासत से और सियासी प्रोसेस से। आज वो बड़े खुश खुर्रम नजर आए और उन्होंने कहा कि खतरा टल गया है और खतरा टालने के लिए सबने कोशिशें शुरू कर दी हैं। क्या कहेंगे आप इस पे शाह साहब? देखिए, मैं सादिक की तो बात नहीं करूँगा क्योंकि उसने क्यों कहा है, कैसे कहा है, क्या उनके सोचेज है। जहाँ तक बात है सिचुएशन की, तो सिचुएशन तो नेचुरली तो ये अच्छी तो नजर नहीं आती। सिचुएशन इशूज है जो नेचुरल है। इस वक्त जो एग्रीकल्चर के जो हमारे किसान है रोडों पे है, जो सब्जियाँ जला रहे हैं, डॉलर की कीमत जो है 5 से बढ़ गई है, जिसका असर बिल्कुल हमारे इकोनॉमी पे पड़ेगा, हमारी इम्पोर्ट पे पड़ेगा और इसका फर्क तेल पे कराएगा, तेल महंगा होगा, एग्रीकल्चर महंगी होगी और लोग रास्तों पे एहतजाज करते नजर आते हैं, कोई रास्ते में पहुँचते हैं, कोई किसी का नाम लेके क्या कर सकता है। हालात में बड़े सिस्टम हालात है। फाटा का इशू आज है और रोडों पे बैठे हैं, तो नॉर्मल सिचुएशन नजर नहीं आती और मैं तो समझता हूँ इसको कह दूँ तो नॉर्मल सिचुएशन नजर आती है और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। और इलेक्शन के का इशू है, उसमें पार्टी की रिजर्वेशन है, उनको बातचीत होनी है, वो अभी तक बातचीत हुई नहीं है। शायद हुकूमत ने ये कह दिया है कि जिन्हें को बैठ के पार्लियामेंट के साथ बैठ के उनके इशू में रिजॉल्व किए जाएंगे। अच्छा शाह साहब, आपको कोई ग्रेटर प्लान, कोई अननेचुरल खतरा नजर आता है सिस्टम के लिए? मैं नहीं समझता कि इस तरह के जो हालात है उसकी मैशियत बिल्कुल बैठी जा रही है, बैठ गई है और बड़े इशू है तो अननेचुरल कोई रिजल्ट हो जाएगा, मैं नहीं समझता। मुझे इस बात से कोई बात नहीं है। ओके, ठीक है। शाह साहब, आज सवेरे जब आपने तबसरा किया था कौमी असेंबली के इजलास से पहले, तो आपने कहा था कि अयाज सादिक साहब को बहुत सी बातें मालूम हैं और उन्होंने अंदर की खबर दी है। तो अंदर की खबर से क्या मुराद थी आपकी?
अंदर की खबर में नहीं कहा कि मैंने कहा वो बैठे हुए स्पीकर की अपनी राह है, अंदर बैठे हुए किस तरीके से कोई इंफॉर्मेशन है, कुछ अंदाजा है। तो हर सियासतदान का अपना अपना अंदाजा है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विजन के तहत वो सोचता भी है, समझता भी है। तो ये इशू है ना, इशू तो मैं कह रहा हूँ एबनॉर्मल सिचुएशन है और बिल्कुल खत्म हो चुकी है और कीमत की बढ़ चुकी है। ये सारी चीजें सामने रखे और सबसे बड़ा मसला आज किसान का है। और आज मैंने गवर्नमेंट के जो रब्ता किया है कुछ लोगों से, तो वो कीमत की बढ़ने से मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ में, क्योंकि शुगर केन का इशू है और आपका मैथ का इशू है, बहुत से इशूज है जो जन्म ले रहे हैं। तो उसमें गवर्नमेंट को बहुत बड़ी डिफिकल्टी है, कौन रिस्क लेगा आपके इस मामले में आपके चौक। शाह साहब, हालात तो वाकई बहुत खराब हैं। ज़राअत की आपने खुद जिक्र कर दी, मईशत के हवाले से देखा जाए उसका अलग से भट्टा बैठ रहा है, डॉलर कितनी ऊंची उड़ान उड़ रहा है। इसके अलावा आज की बड़ी खबर यह है कि इसहाक डार साहब को इंटरपोल के जरिए, ये पाकिस्तान के लिए, ये हुकूमत के लिए, ये नून लीग के लिए कितनी शर्मिंदगी का बाइस है कि वो इंटरपोल जिसको बड़े बड़े रेड क्रिमिनल्स को वापस बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो वजीर खजाना को वापस लाने के लिए इंटरपोल के लिए रेड नोटिस भेजा जाएगा। मुस्लिम दुनिया में हो रहा है और पाकिस्तान जो है उसको स्टेटमेंट देने तक महदूद नहीं रहना चाहिए, इनको आगे बढ़ना चाहिए। अर्दगान जब ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है पाकिस्तान को, उससे ज्यादा स्टेटमेंट देनी चाहिए। देखना चाहिए कि जीवन में जो बात की थी उसका अमल हो रहा है नहीं हो रहा है। और मुस्लिम दुनिया को ये सोचना क्यों नहीं चाहिए कि देखें जब ये मुस्लिम दुनिया के साथ ये कुछ हो रहा है, तब मुसलमानों के साथ एसडीएम का रेजोल्यूशन है, उसकी पासदारी एस्टिमेट नहीं कर रहा, तो फिर बैठ के सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन ले आए। लेकिन क्या करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन क्या करती है, उसके बाद बैठ के मुस्लिम दुनिया OIC बैठ के फैसला करे। सारे मुसलमान दुनिया को मिलना चाहिए, जो बाकी छोटी मोटी आपस में इख्तिलाफात है को हटा के मिलना चाहिए। ये बेहतर अलायंस बनना चाहिए मुस्लिम कंट्रीज में। अगर नहीं बनाते हैं तो ये मुस्लिम दुनिया के वो मुल्क सारे जिम्मेदार है। पाकिस्तान को रोल अदा करना चाहिए। और जैसे पाकिस्तान ने मित्रों के जमाने में रोल अदा किया था, लीडरशिप थी, तो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको फेस करना है। हम छोटी चीजों में फंसे हुए हैं अभी तक। शाह साहब कमिंग बैक टू स्पीकर कौमी असेंबली का बयान, कल जिस तरह से उन्होंने एक दबंग बड़ा बयान दिया और फिर उसके बाद आज जिस तरह नून लीग उससे स्टेप बैक कर रही है और वजाहतें दे रही है कि जी नहीं, असेंबलियां भी मुद्दत पूरी करेंगी, हुकूमत भी मुद्दत पूरी करेगी, आपको लगता है कि क्या नून लीग घबरा गई है कि इस याज सादिक साहब का जो बयान था उसका जो रद्द-ए-अमल आया है, उस रद्द-ए-अमल से नून लीग घबरा गई है या याज सादिक साहब ने वक्त से पहले बयान दे दिया था? देखिए, ये उनका इंटरनल मामला है, मैं तो घबराने में नहीं जाऊंगा। इंटरनल मामला है, यार सादिक क्या देखता है, और प्राइम मिनिस्टर तो नेचुरली इनसाइड है, उनको तो हर चीज का इल्म होना चाहिए और होगा भी, तो वो बातें बता सकते हैं दोनों। मैं उनकी बात क्यों करूँ, मैं तो अपनी बात करूंगा, मैं तो सिचुएशन की बात करूंगा, मैं तो नेशनल जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनकी बात करूंगा, हालात को देख के बात करूंगा। मैं तो किसान की बात करूंगा, जो फाटा का मसला है उसकी बात करूंगा। और फाटा के मसले पे पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर है और उसको खाम खा एक इशू बना दिया गवर्नमेंट ने, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। जो नॉर्मल कोर्स में इन हालात में हुकूमत के हक में जाती है बात, अगर ये एक दीवानी मसली बिल पास हो जाता तो ये गवर्नमेंट के हक में जाती इन हालात में। तो पता नहीं उनके रेजर कौन है, कौन उनको समझाता है। शाह साहब, मुझे इसी पर आपसे बात भी करनी थी कि फाटा इस्तेहाद का मामला अब ये हल कैसे होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन में ये तय कर दिया है कि जब तक उसको वापस एजेंडा में नहीं लाएंगे तब तक असेंबली की कार्रवाई नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उधर शाह साहब, उधर हल्का बंदियों का बिल भी सेनेट में फंसा हुआ है, उसके बारे में कुछ बताइएगा। इसके लिए कल मीटिंग रखी है पार्लियामेंट्री लीडर्स की, उसमें जो पीपल्स पार्टी आज हुकूमत ने तरदीद कर दिया। एक बयान चला था जिसमें शब्द उसकी बात कर गए थे, आज हुकूमत ने उसकी तरदीद अपील कर दी है कि हमने ये बयान दिया ही नहीं है, तो हमारा कोई ताल्लुक है तो हुकूमत की तरफ है। तो ये चीज आगे जैसे आगे करके क्या होता है, हम पीपल्स पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान में जो माहौल है ये किस तरीके से सेटल्ड हो, किसी तरीके से स्टेबिलिटी भी यकीन रखते हैं कि मुल्क हम सबका भी है
ये गालम गलौज की सियासत से ये मुल्क नहीं चलेगा, गालियां देने से मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलेगा स्टेट अपने रीजन से, सियासत से, इमाम को, इशूज को सामने रखते मुल्क चलेगा। लोग गालम गलौज से किसी को गुनाह करने से नहीं चलेगा। ठीक है शाह साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, एक दफा फिर बता दीजिएगा कि आपके नजदीक असेंबलियों को, हुकूमत को कोई खतरा नहीं है? आपको लगता है कि असेंबलियां भी, हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगी? और दूसरा, जो आज इमरान खान और मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू हुई है एक सियासी या इंतखाबी इत्तेहाद बनाने के हवाले से इम्कानात, तो ये इंतखाब, ये बेल मुंडे चढ़ सकेगी? ये है इमरान खान को हम इत्तेहाद बना दे, अगर उसमें ये इत्तेहाद चलते हुए होते हैं तो इमरान खान के साथ चलना बड़ा मुश्किल है। और ये तो शायद उसके साथ चल जाए, टेम्परामेंट दोनों का शायद एक जैसा हो, चल जाए। अदरवाइज कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि इमरान खान के साथ चल सके, उसके विजन के साथ चल सके। क्योंकि उसके पास विजन है नहीं, उसके पास गाली गलौज का विजन है, वो उस विजन के साथ चलना बड़ा मुश्किल होता है। और जहाँ तक हुकूमत का है, मैं तो दुआ को पार्लियामेंट अपना टेंडर पूरा करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर दुआ कर रहे थे कि असेंबलियां अपना टेन्योर मुकम्मल करें। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी हवाले से, असेंबलियों की मुद्दत के हवाले से और ये कि क्या खतरा टल गया है, इसी हवाले से बात करेंगे सेनेट में अपोजिशन लीडर एतजाज एहसन साहब से। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं सियासी फ्रंट पे, और कल रात से जो स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब ने एक बड़ा बयान दिया है, उसके रिपरकशंस अभी तक फील किए जा रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी के सीनियर मुमताज रहनुमा जनाब सेनेटर एतजाज एहसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एतजाज एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। जो कल स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा है, उन्होंने तो काफी हिला के रख दिया पाकिस्तान की सियासत को, सबको चौंका के रख दिया, सबको हैरान करके रख दिया, बल्कि खौफजदा भी करके रख दिया कि पता नहीं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता नून लीग स्टेप बैक कर रही है, रिट्रीट कर रही है कि नहीं जी कोई खतरा नहीं है, हुकूमत भी मुद्दत पूरी करेगी, असेंबलियां भी मुद्दत पूरी करेंगी, ये हो क्या रहा है? नून लीग कर क्या रही है? ये मेरा ख्याल है डिकॉय गेम खेल रहे हैं और डिकॉय स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा मामला नजर नहीं आता, लेकिन इनकी अपनी ख्वाहिश जरूर है, इनकी अपनी ख्वाहिश जरूर है कि इनको, इनकी हुकूमत को कोई बर्खास्त कर दे, असेंबली को डिसमिस कर दे, डिसॉल्व कर दे, ताकि ये मजलूमियत का लफादा ओढ़ के और सामने आ सके। क्योंकि ये अजब बात है और अनोखी, इसकी शायद मिसाल कहीं नहीं मिलती। बड़ी अनोखी बात है कि मियां नवाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नवाज के सदर हैं, उनके मातहत दो वज़राए आज़म हैं, एक कश्मीर के और एक पाकिस्तान के। उनके मातहत दो सदर हैं, एक कश्मीर के और एक ममनून हुसैन। उनके मातहत है 5 गवर्नर हैं, उनके मातहत जिसमें 4 सूबों के और 5वां गिलगित बल्तिस्तान, उनके मातहत 3 चीफ मिनिस्टर हैं। इनमें चीफ मिनिस्टर सबसे बड़े सूबे का पंजाब का भी है। वो सरकारी खजाने पे और खर्च पे वो चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ को तो बुलाते हैं लंदन, और वो OIC के शिरकत करने के बहाने वो जाते लंदन है। अब सवाल ये पैदा भी होता है कि अगर OIC से जाना था तो दूसरा कोई चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं, मुराद अली शाह को क्यों नहीं लेके गए, परवेज खटक को क्यों नहीं लेके गए, जहरी को क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि उन्होंने असल में लंदन में साजिश कर दी और लंदन में मुलाकात और साथ जोड़ने थे।
और इनकी ये ख्वाहिश अपनी है कि कोई इनकी हुकूमत को गिराए और ये मजलूम बने। और मतलब मैं तो हैरान होता हूँ कि वफाकी हुकूमत भी इनकी, सूबाई हुकूमत भी इनकी, हुकूमत में भी है और अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहे हैं। आप समझते हैं कि कोई ग्रेटर प्लान नहीं है, असेंबलियां मुद्दत पूरी करेंगी, सिस्टम को कोई खतरा नहीं है? देखिए, असेंबली को डिसॉल्व मुद्दत पूरी करना या ना करना ये स्वाबदीद है वजीर आजम की, और वो मातहत है नवाज शरीफ के। अब ये तो नवाज शरीफ बता सकता है कि असेंबलियां पूरी करेंगी कि नहीं, उन्होंने खुद डिसमिस करना है असेंबलियों को डिसॉल्व करना है या नहीं करना, उसमें रोने धोने की क्या बात है? रोते तो गवर्नमेंट में भी है, रोते भी है। ये तो इनकी मुनाफिकत की कहा है कि अपने, मुझे तो इस सियासत को मैंने पहले कभी नहीं देखा कि इतनी ज्यादा मुनाफिकत हो सके कि गवर्नमेंट खतरा अगर है तो वजीर आजम से है। यही तो मैं कह रहा हूँ, फैसला वजीर आजम ने करना है, शायद खान अब्बासी ने। अगर वो आज चाहे असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, कल चाहे असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, अगर वो नहीं चाहेगा तो असेंबली नहीं डिसॉल्व होगी। और ये शोर शराबा इस तरह डाल रहे हैं जिस तरह ये अपोजिशन में बैठे हैं, तो ये अपोजिशन में क्या है? नवाज शरीफ लीग के प्रेसिडेंट है और उनका प्राइम मिनिस्टर है, उनका चीफ मिनिस्टर है, उनके गवर्नर है, उनके सदर है। अब वो किससे खतरा उनको है कि वो डिसॉल्व कर देगा? अगर फौज की बात करते हैं तो फौज ने एडवांटेज दे दिया, फौज ने मोदी के जारी का एडवांटेज दिया, फौज ने जिंदाल का मरी जाने का, जो मरी गया जिंदाल मीडिया के बगैर, उसका एडवांटेज नहीं किया। और तो ये पता नहीं किस ये और स्पीकर जो है वो तो बड़े जानकार हुए हैं, तो हर नवाज पहुंचे में होते और नवाज शरीफ के पास पहुंचे होते हैं, कैमरा में भी। तो अब इसका मुझे तो समझ नहीं आती कि ये किस तरह की बातें करते हैं ये। आप एजाज साहब, आप कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आती कि किस किस्म की ये बातें कर रहे हैं, लेकिन आप चूंकि सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं और अगर स्पीकर नेशनल असेंबली कह रहा है कि कोई खतरा उसको महसूस हो रहा है, कोई अननेचुरल खतरा उसको महसूस हो रहा है, तो आपको लगता है कि सिस्टम को कोई अननेचुरल, कोई गैर फितरी खतरा नहीं है? मैं ये नहीं कहता कि असेंबली पहले डिसॉल्व नहीं हो सकती, असेंबली मुद्दत से पहले डिसॉल्व हो सकती है, पर वो स्वाबदीद है वज़ीर आज़म की। यार सादिक साहब एक टेलीफोन उठाए और उनसे पूछे कि आप डिसॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, या नवाज शरीफ से पूछ लें, इसमें कौन सी कोई मुश्किल बात है? वो ये रोना धोना मुंह इन्होंने बनाया हुआ है, पस्तूरा हुआ है, हर वक्त हर कोई रो रहा है कि हमें बड़ी तकलीफ है, हमें बड़े मुश्किल में डाला हुआ। भाई मुश्किल में आपकी तो गवर्नमेंट है, आपकी मुश्किल में तो अपोजिशन हम कहेंगे हम मुश्किल में है, तो ये मुश्किल हो तो। बहुत शुक्रिया सेनेट में अपोजिशन लीडर एतजाज अहसन से सामने बात करने के लिए। और यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी मामले पे शेख रशीद अहमद साहब से बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, इसके अलावा इसहाक डार साहब को जो इंटरपोल के पाकिस्तान वापस लाए जाने का फैसला किया गया है, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत शर्मिंदगी का बाइस भी है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि हुकूमत के लिए भी और नून लीग के लिए बतौर सियासी जमात भी ये बहुत शर्मिंदगी का बाइस होना चाहिए। इसी हवाले से बात करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। कल अय्याज सादिक साहब के बड़े बड़े बयान सामने आए थे कि कोई ग्रेटर प्लान बन रहा है,
असेंबलियां मुद्दत नहीं पूरी कर सकेंगी, वो बहुत मायूस हो गए हैं पॉलिटिकल प्रोसेस से और एक अननेचुरल कोई कोशिश की जा रही है सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कल रात से ही उनके इस बयानात का ड्रॉप सीन शुरू हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि जी कोई खतरा नहीं है, हुकूमत भी मुद्दत पूरी करेगी, असेंबलियां भी मुद्दत पूरी करेंगी। वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब ने कह दिया कि जी ये स्पीकर साहब की अपनी जाती राय है और असेंबलियां भी मुद्दत पूरी करेंगी और हुकूमत भी मुद्दत पूरी करेगी। ये कर क्या रहे हैं नून लीग वाले? कंफ्यूज्ड है। देखें, आखिरी वक्त जब होता है ना, निज़ा का आलम होता है, उस वक्त फरिश्तों की शक्लें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो इनकी वक्त निज़ा में इनकी तौबा भी कबूल नहीं होती और इस किस्म के ही बयान आते हैं। इनका वक्त पूरा हो गया है और ये जी का जाना ठहर गया है। ये जो कुछ याद सादक ने कहा, मेरे उससे 100 इख्तलाफ से सच के नजदीक का है और असेंबलियों में तकरीबन ये ऑक्सीजन टेंट पे लगी हुई है। अस्तीफे मैं नहीं कह रहा, अब स्पीकर कह रहा कि बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो सारी कौम मेरे पीछे पड़ जाती है। स्पीकर तो मॉनिटर है, उसको पता है क्या हो रहा है और वो नवाज शरीफ का करीबी मॉनिटर है। ये नहीं कि लाहौर ख्वाजा आसिफ साहब गया, वरना वो तो खत्म हो जाएंगे। पहली पेशी में उनका कायमा जो है, ख्वाजा आसिफ साहब वजीर खारजा का बिल्कुल सामने सामने, खुद खाकान अब्बासी साहब कह लें जी किसी दिन खुल सकता है। स्पीकर एक ऐसा स्पीकर है जिसने कंटिन्यू करना है और उसको पता है कि भी मौसम अबर आलूद है और किसी वक्त भी उनका काम असेंबलियों का जो है काम खात्मा बिल खैर हो सकता है। तो मैं स्पीकर को वोट देता हूँ कि वो ठीक कह रहे हैं। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि किसी भी वक्त असेंबलियों का खात्मा बिल खैर हो सकता है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है आज और फिर वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी ने खुद कहा है, क्योंकि असेंबलियां तोड़ने का इख्तियार तो वज़ीर आज़म के पास है, वो खुद कह रहे हैं कि ये असेंबलियां मुद्दत पूरी करेंगी, हुकूमत ही मुद्दत पूरी करेगी। ख्वाजा आसिफ के बारे में तो मैं श्योर हूँ कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। खाकान अब्बासी आदमी है, विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है और शायद रन आउट होने से बच जाए। ख्वाजा आसिफ के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, 0.001 भी गुंजाइश नहीं है। उसका काम अप्रूव हो चुका है, तस्दीक हो चुका है। जिस दिन केस लगा वो फारिग होगा और खाकान अब्बासी विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, कोई पता नहीं हाथ आसमान पे वक्त आने दे। अच्छा शेख साहब, आपने कहा कि आपका वोट जो है वो स्पीकर की तरफ है, यानी कि स्पीकर ने जो भी कल बयान दिए उसको आप एंडोर्स करते हैं। तो स्पीकर साहब ने कल ये भी कहा था कि कोई ग्रेटर प्लान बन रहा है, कोई अननेचुरल प्रोसेस हो रहा है, कोई अननेचुरल खतरा है सिस्टम को और असेंबलियां मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगी इसीलिए। तो आपको भी लगता है कोई ग्रेटर प्लान है, कोई अननेचुरल खतरा है? मुझे नेचुरल मालूम हो रहा है उसको, मैं जिस सीट पे बैठा है उसको अननेचुरली लगता है। मुझे तो नेचुरल लग रहा है जो कुछ इन्होंने बोया ये काटने जा रहे हैं। उदैबिया खड़ा है, पनामा खड़ा है, LNG खड़ा है और नाअहली का जो उनका केस है, मुमकिन है खुद ही आज या कल वो कह दें कि मैं पार्टी का सदर नहीं हूँ, क्योंकि जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट में केस लगा फारिग हो जाएगा। और शेख साहब, वैसे आपको लगता क्या है कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी या नहीं करेंगी? क्योंकि आज एक बार फिर नून लीग ने, हुकूमती आला ओहदेदारों ने, खासतौर पर वज़ीर आज़म साहब ने खुद, उन्होंने बड़े यकीन के साथ कह दिया कि नहीं असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। तो आपको क्या लगता? देखें, जो कुछ स्पीकर ने कहा मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। ये इसी तरह कहते रहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, डिक्टेशन लेते वक्त जो देखते भी नहीं है कि दस्तखत किस पर नहीं क्या थे। तो ये ऐसी बातें हैं, ये खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। इनका काम पूरा हो चुका है, महीना लें, सवा महीना लें, इनका जाना फाइनल है। और मैं समझता हूँ स्पीकर ने बिल्कुल ठीक बयान दिया है। वो है हयात, वो हालात से बाखबर हुआ, देर आया दुरुस्त आया। ओके और ये बताएं कि फाटा के मेन स्ट्रीम होने के हवाले से आज जो कौमी असेंबली में अपोजिशन ने बायकॉट किया है, आपने भी वहां पर स्पीच की है, बावजूद इसके कि आर्मी चीफ ने कल हिमायत का ऐलान किया कि फाटा को मेन स्ट्रीम होना चाहिए, उसके बावजूद नून लीग एजेंडा लेके नहीं आ रही कौमी असेंबली में। देखिए, फजलुर रहमान तो राजी है, वहाँ राजी होके आया हुआ है। अचकजई का मसला है, ये अफगानिस्तान की विकेट पे खेल रहे हैं। आज भी उसने अफगानिस्तान की तड़ी लगाई है असेंबली में, अफगानिस्तान इसको नहीं मानेगा। फजलुर रहमान असेंबली में तो नहीं कहेगा कि अफगानिस्तान इस पर रिएक्ट करेगा, लेकिन वो दिल से ये समझता है कि एक जो पिछली बैकबोन है उनकी सीट, तो उनकी एक ही है फाटा की, बाकी तो आजाद थे। लेकिन वो समझते हैं अगर ये असेंबलियों के मेंबर बन गया और ये
सुप्रीम कोर्ट का मसला हो गया तो उनकी चुभराहट को बहुत बड़ा धचका लगेगा। 2 आदमियों को राजी करने के लिए नवाज शरीफ साहब हस्बे मामूल उनका ज़हनी सोच काबिल रहम है, एक बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं जिसकी सजा। मेरे पास चूंकि वक्त भी कम है और मुझे कुछ और बातों पर भी आपसे सवाल करने हैं। ये बताएं कि इमरान खान और मुस्तफा कमाल साहब का जो आज राब्ता हुआ है, ये राब्ता ये बेल मुंडे चढ़ेगी? अपने क्रेडिट को भी डिसक्रेडिट कर रहे हैं अचकजई और फजल रहमान की वजह से। जो वक्त आने पे फजल रहमान इनके साथ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब शेख साहब मैं आपसे पूछ रही हूं कि इमरान खान और मुस्तफा कमाल का जो आज राब्ता हुआ है, ये आगे बढ़ सकेगा? ये बेल मुंडे चढ़ सकेगी? हो सकता है, मेरे ख्याल में हो सकता है। ये बातचीत काफी अरसे से चल रही थी और अगर ये किसी नतीजे पे पहुंच सकती है ये बातचीत तो इसमें हर्ज नहीं। और अगर आपको शमूलियत की दावत दी जाए इस पीटीआई और पीएसपी के इत्तेहाद में? मैंने तो मुस्तफा कमाल को पहले ही लाल हवेली आने की दावत दी है, 1-2 दिन में वो आएंगे तो बात होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, ये प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।